सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादिच, आप सभी का फ्रेंड एंड कंपेनियन, आज के इस शानदार लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की सेकंड पोइट्री के बारे में, जिसका नाम है द लेबनम टॉप। द लेबनम टॉप जो है उसको लिखने वाले हैं टेड ह्यूजेस। और टेड ह्यूजेस जो हैं वो एक जाने माने कविताकार हैं, बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं, फिक्शंस लिखते हैं, काल्पनिक कथाएं लिखने का काम करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और साहित्य जगत को उनकी बहुत ही अमूल्य जो कृतियां हैं वो मिली है और साहित्य जगत में उनका एक बहुत ही विशेष स्थान है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं लेबनम टॉप में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो लेबनम टॉप जो है वो एक ऐसी कविता है जो प्रकृति के स्थिर होने को, अस्थिर होने को, दोनों को ही दर्शाती है। कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग जो हमारी फ्लोरा या फ्योना है, यानी कि जीव जंतुओं का जो समूह है, और साथ ही साथ हमारी जो वनस्पति है वह कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसके बारे में आज की हमारी पोइट्री होने वाली है। तो लेबनम टॉप, लेबनम टॉप का मतलब क्या है? इसको हिंदी में कहा जाता है अमलतास का पेड़। लेकिन अमलतास शब्द जो है हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग इसे बार बार लेबनम टॉप ही कहेंगे या लेबनम ट्री ही कहेंगे। तो लेबनम ट्री जो है हमारा, उसमें सारे के सारे पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं और वह सितंबर की दोपहर के समय में हमारे कवि को दिखाई दिया, जिस समय उजली धूप उन्हें दिखाई दे रही थी। तो उस धूप के अंदर जो धूप भी पीली ही दिखाई दे रही है, साथ ही साथ वह पेड़ जो है वह भी पीला ही दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं गोल्ड फ्लिंच, यानी कि गोल्ड फ्लिंच जो है वो एक पक्षी है, एक चिड़िया का नाम है, वो भी रंग में पीली ही होती है। तो पीला रंग जो है वह कहीं ना कहीं मृत्यु को, समाप्ति को दर्शाता है जब हम पेड़ों की बात करते हैं। क्यों दर्शाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि सामान्यतः हमारे पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती हैं, और जैसे जैसे वो पेड़ों की पत्तियां जो है खराब होने लगती है, सूखने लगती है, या उनके झड़ने का समय, उनके गिरने का समय आने लगता है, वैसे वैसे वो पीली होने लगती है। पीली होने के बाद वे गिर जाती हैं, गिरने के बाद वे ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं और लास्ट में वो बिल्कुल मिट्टी में मिलकर के समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर पीला रंग हमारे लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह हमारी कविता में तीन मुख्य घटकों को दर्शा रहा है। सबसे पहला हमारा लेबनम का ट्री, सेकंड हमारी गोल्ड फ्लिंच पक्षी, और तीसरा जो धूप हमें यहाँ पर सितंबर महीने में दिखाई दे रही है। तो जैसे ही कविता का प्रारंभ होता है, कविता के प्रारंभ होते ही हम सबसे पहला विवरण देखते हैं लेबनम ट्री का। और लेबनम ट्री जो है हमारा, ये पेड़ जो है ये सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा पीले रंग का पेड़ है। पीले अच्छे लंबे लंबे इसके पत्तियां जो है वो दिखाई दे रही है। इसके सारे के सारे बीज जो हैं वो नीचे ज़मीन पर गिर चुके हैं। बिल्कुल शांत, सुनसान, साइलेंट सा ये पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पर एक गोल्ड फ्लिंच पक्षी जो है वो आती है और आकर के एक डाली के बाहरी भाग पर या बाहरी छोर पर बैठ जाती है और बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह, बिल्कुल एक छिपकली की तरह, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से, लेकिन बहुत ही सतर्कता के साथ उस पेड़ में अंदर की ओर, यानी कि और गहराई की ओर जाना शुरू कर देती है, जहां पर सारी सघन डालियां बनी हुई है, और आगे की ओर बढ़ती है। और उससे थोड़ा सा उस पेड़ में हमें हलचल महसूस होती है, वो पेड़ थोड़ा सा हिलने डुलने लगता है। देखने में कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पेड़ अब थोड़ा सा सजीव हो गया है, थोड़ी सी उसमें जान आई है। और जैसे ही वो अंदर की ओर बढ़ती है, कुछ ही क्षणों के बाद बिल्कुल मशीन की तरह जोर जोर से आवाज़ें आने लगती है और बहुत ज़्यादा उस पेड़ में हलचल हमें देखने को मिलती है। तो अब ज़रा यहाँ समझते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक पक्षी के अंदर जाते ही हमारा जो पेड़ बिल्कुल शांत और निर्जीव सा प्रतीत हो रहा था, अचानक वो सजीव दिखने लगा। अचानक से उसमें आवाज़ें और हलचल दिखाई देने लगी। वास्तविकता ये है कि गोल्ड फ्लिंच जो पक्षी है, इसका घोंसला जो है वह उसी पेड़ की डाली पर बना हुआ है और वहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, चिड़िया के बच्चे जिनको हम लोग बोलते हैं। और वह गोल्ड फ्लिंच जो है वह जब उड़ के आई थी तो वह अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के आई थी, और जैसे ही ये बच्चे अपनी माँ को देखते हैं कि उनके लिए खाना लेके आई है तो चहचहाहट शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे पंख हैं, उन्हें हिलाना शुरू कर देते हैं, डाली को हिलाना शुरू कर देते हैं।
जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा खाने को उनको मिले इसके लिए। और यहाँ पर इस समय में हम देखते हैं कि पेड़ जो अब तक बिल्कुल निर्जीव सा शांत सा प्रतीत हो रहा था, अचानक से सजीव और ऊर्जावान हमें प्रतीत हो रहा है, ऊर्जावान सा दिख रहा है। और इसी तरह से हमारी प्रकृति काम करती है, कभी बिल्कुल सजीव हो जाएगी, बहुत ही ऊर्जावान दिखेगी, कभी बिल्कुल निर्जीव हो जाएगी। इसलिए अलग अलग कविताओं में आपने देखा होगा, कभी प्रकृति का वर्णन निराशा के लिए, दुख के लिए किया जाता है, और कहीं प्रकृति का वर्णन जो है वो अच्छी आशा के लिए, सुख के लिए या ऊर्जा के लिए किया जाता है। और प्रकृति जो है दोनों ही तरह के रंग रूप हमें दिखाती रहती है। तो उसके बाद में जब वो उन्हें खाना खिला देती है, उसके बाद धीरे से उनसे पीछे हटती है और सावधानी से वो धीरे धीरे चलती हुई वापस उस डाली के किनारे तक आती है और उन्हें मुड़ करके देखती है अपने बच्चों को, कि उनके बच्चे जो हैं वो उसका चेहरा याद रखें कि किस तरीके से मास्क से ढका हुआ उसका चेहरा है। आप लोग इमेज में देख पाएंगे कि पूरी पीली नहीं होती है, थोड़ा सा उसके चेहरे पर एक मास्क जैसा बना हुआ होता है, जैसे वो उसे हटा करके अपने बच्चों को दिखाने का प्रयास कर रही है कि देख लो भाई, पहचान लो, और कोई पक्षी आए तो उसके साथ उसे माँ समझ करके चहचहाने मत लग जाना, मैं हूँ तुम्हारी माँ तो मुझे ही देख करके तुम चहचहाना। तो उन्हें इस बात को दिखाती है और हमें रीडर्स को या दर्शकों को ये दिखाती है कि देखिए मेरा रंग भी पीला है, लेकिन मैं ऊर्जा से और जीवन से भरी हुई हूँ। और ये जो लेबनम ट्री है, इसकी पत्तियाँ जो है वो भी पीली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पत्तियाँ उस पेड़ में से पत्तियों के हटने का जो समय होता है, जिसे हम पतझड़ का समय कहते हैं, जो कि शरद काल से या शीत ऋतु से पहले आता है, वो समय प्रारंभ होने वाला है। सितंबर के बाद अक्टूबर का जो समय होता है वो पतझड़ का समय होता है, खास करके सर्द इलाकों में, जहां पर सारे पेड़ पौधे जो हैं अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। और उसके बाद वही पेड़ बसंत के मौसम में, स्प्रिंग का जब टाइम आता है, उस समय में नई पत्तियों को धारण करके और वापस ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। इसी को प्रतीकात्मक रूप से इस कविता में बताया गया है। तो गाइस, वो जो चिड़िया जो धीरे धीरे चलती हुई वापस किनारे तक आती है डाली के, और पीछे मुड़ करके देखती है और हल्का सा फुसफुसाती है, हल्का सा अपने बच्चों को इशारा करती है कि अब जो तुम चहचहाट कर रहे हो उसे बंद कर दो। धीमी आवाज में उन्हें संकेत देती है कि अब तुम्हें और ज्यादा चहचहाना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई शिकारी पक्षी भी यहाँ पर आ सकता है। और ये संकेत करके वह इनफाइनाइट की ओर, जिसे हम लोग कहते हैं अनंत आकाश, उस अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। और इसी के साथ गाइज हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो गाइज बहुत छोटी सी कविता है, मात्र 3 स्टैंजा में बनी हुई है, एक लाइन की स्टोरी है केवल, कि एक शांत पेड़ है जिस पर एक गोल्ड फिंच आती है, आकर के अपने बच्चों को खाना खिलाती है, खाना खिला करके वापस उन्हें अपना चेहरा दिखा करके उन्हें शांत रहने को कह करके वहां से उड़ जाती है। तो गाइस, ये छोटी सी हमारी एक कविता थी, और इस कविता में मूलतः हमें प्रकृति को दिखाया गया है कि कैसे प्रकृति के अलग अलग तत्व जो हैं, अलग अलग तरह के जीव जो हैं, वनस्पति जो हैं, कैसे वो मिलजुल के आपस में साथ में रहते हैं। थोड़ा सा निराशा का भाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जब हम लेबनम ट्री की ओर देखते हैं, और उसी समय हमें एक ऊर्जा का भाव भी देखने को मिलता है जब हम गोल्ड फ्लिंच पक्षी की ओर देखते हैं। और साथ ही साथ इन दोनों का पीला रंग होना अपने आप में एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाता है, और साथ में सितंबर की जो धूप है वह भी पीली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पीला रंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी पोइट्री आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।